नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम योग और जीवन में। मनुष्य प्राचीन काल से ही पर्यावरण के साथ एक स्वस्थ एवं समरस जीवन जीता आ रहा है, परंतु आज के इस आधुनिक युग में भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में मनुष्य पर्यावरण और स्वास्थ्य के साथ अपना संबंध खोता जा रहा है। योग मनुष्य और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने में आज एक अहम भूमिका निभा रहा है और मनुष्य को एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने में अपना अहम स्थान रख रहा है, जिससे मनुष्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। किस प्रकार से योग के माध्यम से हम एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, क्या क्या लाभ हमें योग के माध्यम से हो सकते हैं, इसी विषय पर कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हैं देसराज शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 7 बार हिमाचल का योग में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही डेमोन्स्ट्रेटर यानी प्रदर्शक के तौर पर हमारे साथ रहने वाले हैं भूपेंद्र देव जी। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से योग के माध्यम से हम अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देसराज जी, जिस तरह से योग की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपसे योग आपके अनुसार क्या है? आप एक एक्सपर्ट हैं, 7 सालों से जो है आप हिमाचल का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और काफ़ी सारे जो है हमारे लिए मेडल्स भी लेके आए हैं। ऐसे में आप योग को कैसे देखते हैं एक मनुष्य के जीवन में, और यदि इसकी महत्वता की बात करें तो वो किस तरह की है? धन्यवाद। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं जी। और जिस कारण बढ़ती अवस्था के साथ साथ हमें स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योग शास्त्रों के अनुसार योग को 8 हिस्सों में बांटा गया है और इसे हम कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वैसे तो योग बहुत वास्ट है, हम लोग योग में जितना भी रिसर्च करें समंदर है एक, लेकिन अपनी सामाजिक दिनचर्या में इसे ढालने के लिए हम लोग जिस चीज़ का इंक्लूड कर सकते हैं वो है योगासना और प्राणायाम जी। तो आज हम इसी के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे आम लोग अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपना सकते हैं। जी। यदि हम इसके लक्ष्यों की बात करें, क्योंकि कोई भी कार्य जो है जब लक्ष्य निर्धारित करके किया जाता है तो मुझे लगता है उसके परिणाम जो है अधिक अच्छे आ सकते हैं। तो यदि हम इसके लक्ष्यों की बात करें, एक योग को स्वस्थ जीवन पाने के लिए किस तरह के लक्ष्य हैं, तो वो क्या होंगे? हमारे लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य है मानसिक और शारीरिक संतुलन। जी। आज की दिन में कोई मानसिक तरीके से तो स्वस्थ है मगर शारीरिक तरीके से स्वस्थ नहीं है। जी। कोई शारीरिक तरीके से स्वस्थ है तो मानसिक तरीके से स्वस्थ नहीं है। योग का एक ही लक्ष्य है, शारीरिक और मानसिक संतुलन। और कभी हमें ज़रूरत ही ना पड़े हॉस्पिटल्स देखने की और हमें ज़रूरत ना पड़े कि हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े, योग से ही हम अपनी समस्याओं का निवारण कर लें। यही योग का लक्ष्य है, सत्य लक्ष्य। जी। यदि लक्ष्य की प्राप्ति की बात करें तो वो आप किसे मानते हैं? क्या हम योग को ही लक्ष्य प्राप्ति का मान सकते हैं कि इसी से लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? जी बिल्कुल। योग अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है। हमें जो एक योगी जीवन होता है उसे किसी भी तरीके की एक्सटर्नल सुख सुविधाएं इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास ये है या नहीं। वो अपना लक्ष्य, अपने जीवन में क्या उसका लक्ष्य है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर हमें योग से प्राप्त होता है। जी। देसराज जी, जिस तरह से आपने कहा कि दिनचर्या में यदि योग को अपनाया जाए तो हमें इससे बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, तो यदि हम शुरुआत कहें कि किस तरह से शुरुआत की जा सकती है, जो हमारी दिनचर्या है उसको हम कैसे शुरू करें योग के माध्यम से, तो वो जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटर के माध्यम से आप हमें कुछ स्टेप्स भी बताते जाएं। जी बिल्कुल। जी। योग की बात करें तो जब हम सुबह
सोकर उठते हैं तभी से हमारा योग शुरू हो जाता है। जी। हमारे उठने, बैठने, बोलने, सांस लेने से हर एक क्रिया में योग है, जी जो कि हमें पता भी नहीं है और हम कर भी रहे हैं। जी बस जिसको नॉलेज है वो सही तरीके से कर रहा है, जिसे नहीं है वो नहीं कर पा रहा है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम उन लोगों तक सही तरीका योग को कैसे करें और अपनी सामाजिक दिनचर्या में कैसे उसे ढालें, जी इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत बेसिक चीज़ से, जब हम उठते हैं और बैठते हैं। जी उठने बैठने का तरीका अभी तक भी लोगों को आता नहीं है, जिस वजह से उनको कोई नी पेन, कोई झटके से उठना बैठने से हमारे सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है, किसी भी प्रकार की पैरों में, जोड़ों में दर्द हो सकती है। जी तो योग में उठना बैठना ये किस तरीके से किया जाता है, ये हम अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो डेमोन्स्ट्रेटर जी भूपेंद्र शर्मा जी देव जी आपको बताएंगे किस तरीके से हमें बैठना कैसे है। जी दोनों हाथ आगे करेंगे, एक पाँव पीछे ले जाएंगे हम। तो ये कितनी स्मूथनेस इस तरीके से हम बैठने में अपना रहे हैं ना। जी नी डाउन, घुटने पर आ जाएंगे। जिसके घुटनों में दिक्कत है, ये मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, वो इस तरीके से ना करें, कंफर्टेबल हैं तभी करें। योग जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है। जी अब जिस तरीके से भूपेंद्र जी नीचे बैठे हैं, हमें योग में उठना बैठना इस तरीके से करना है। जिसके पास समय है, अब जिस कईयों के पास समय नहीं है बोलेंगे तो बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन जिसके पास समय है वो ये ज़रूर अपनाए। उठने के लिए भी इसके बिल्कुल विपरीत, जैसे हम गए वैसे ही हमें वापस भी आना है। श्वास पे एक नियंत्रण होना चाहिए और इस तरीके से हमें उठना बैठना करना है। जी जिस तरह से आपने कहा देशराज जी के समय की कमी सबके पास रहती है, जी, बिल्कुल। तो आज हम इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहेंगे कि जो क्रम रहे, किस तरह से हम कुछ एक आसन, प्राणायाम, योग की जो भी अलग अलग, जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी सारे इसके पार्ट्स रहते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा कैसे एक एक स्टेप को अपना सकते हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे। और यदि हम वार्म अप की बात करें मॉर्निंग में, तो वो किस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम वार्म अप के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, योगा में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम वार्म अप के तौर पर अपना सकते हैं। जी फॉर एग्जांपल, जो हम सभी को पता है वो है बटरफ्लाई। जी बटरफ्लाई करने से हमारे नीज़, हमारी स्ट्रेचिंग, लेग्स की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जी इसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बटरफ्लाई कर सकता है। एक्सपर्ट लोग जो बटरफ्लाई करते हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हैं भूपेंद्र जी पूरे घुटने नीचे जा रहे हैं। जिसके नहीं भी जा रहे, आप बेसिक से शुरू करिए, जी हल्के हल्के से, तितली के पंख जैसे होते हैं, आपको इस तरीके से अपने घुटनों को जी यूज़ करना है। तो ये हो गया। उसके बाद अपनी दोनों लेग्स को आगे स्ट्रेट खींचकर हम अपने पाँव को राउंड शेप में घुमाना है। हमें शून्य बनाना है अपने पैरों से। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी पैरों के जोड़ों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिसको चलने फिरने में दिक्कत आती है वो इसको ज़रूर करें, जी अत्यंत लाभदायक है। जी तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं इन कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों के साथ, जिनमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ना चाहें और नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहें, ये हो गया हमारा वार्म अप हो गया, और जो हम आसानी से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हैं तो हम अगले स्टेप में क्या करें? इसके बाद जैसे हम पद्मासन से शुरुआत कर सकते हैं। जी पद्मासन के लिए एक लेग को हम फोल्ड करते हैं, उसके ऊपर हमने अपनी दूसरी लेग को रखना होता है। जी लेकिन एक ध्यान ज़रूर रहे कि जिनको नी की प्रॉब्लम है, जोड़ों की समस्या डॉक्टर ने बता रखी है, वो इसे ना करें, जी क्योंकि पद्मासन इतना आसान आसन नहीं है, ये एक स्टेप आगे है। जी जो पद्मासन नहीं कर सकता, अब भूपेंद्र जी ने पद्मासन करके आपको दिखा दिया, देखिए। जी तो जो अपनाना चाहे, और अब कोई बिगिनर है वो करना चाहता है पद्मासन लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो अर्ध पद्मासन करे। जी एक लेग ऊपर रहेगी जी। हमारी ऑपोजिट थाई पे, और एक नीचे रहेगी नॉर्मल, जी इस तरीके से, जैसे कि आप और देख धीरे धीरे हम, मुझे लगता है कि पूर्ण पूर्ण की तरफ पद्मासन जा की तरफ सकते बढ़ हैं। सकते हैं। पहले जी। अर्ध को परफेक्ट करें, जी। उसके बाद पूर्ण को। और जी। जिससे ये नहीं होता है, वो हम इंसान आम जिंदगी में हम बोलते हैं चौकड़ी मार के बैठ जाओ, जी। वो भी एक आसन है, जी उससे हम कहते हैं सुखासन। जी तो वो सुखासन में बैठ सकते हैं, ये तो सभी लोग करते हैं। जी ठीक है जी। और जिसको लेग्स फोल्ड करने में ही दिक्कत है, हम सुखासन भी नहीं कर सकते, जी वो सिंपल लेग्स आगे स्ट्रेट पसार के
बैठ सकते हैं। जी, ये भी आपको लाभ देने वाला लाभ है। देने वाला है। उसके बाद आता है बैठने की एक और स्थिति, वज्रासन। जी वज्रासन आपको करके दिखाएंगे। जी वज्रासन इकलौता एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जी पाचन शक्ति में बहुत अच्छी मदद करता है, लेग्स को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। जी तो इस तरीके से वज्रासन भी वही लोग करें जो कंफर्टेबल है। ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को, जहाँ पर भी मैं योगा का प्रदर्शन करता हूँ, ये मैं बार बार कहता हूँ, योग जोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है। जी आप अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भी आसन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप अपने नियम से शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, इसको दिनचर्या में ढालें, वो भी योग है। जी ज़रूरी नहीं आपको फिजिकली ही फिट होना है, मेंटली भी फिट रहना ज़रूरी है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि यदि हम अपने उठने और बैठने पर भी ध्यान दें वो तो भी है। उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे आपने सुखासन की बात की, तो हम जी। सुखासन में बैठकर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ ना हो तो ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं। टीवी भी आप देख रहे हैं तो भी आप सुखासन में बैठ के देखिए, जी। वज्रासन में बैठ के देखिए। जी। लेट के तकिए सबसे ज़्यादा काम खराब कर रहे हैं, सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है। दूसरा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज की डेट में आप देखिए, हम पूरा टाइम 8-8 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं। जी। तो सर्वाइकल की दिक्कत हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हर 4 में से एक इंसान को सर्वाइकल की दिक्कत आपको मिल जाएगी। जी उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी नेक रोटेशन ज़रूर करनी है। जी। हर 5 मिनट 10 मिनट का सेशन आप ज़रूर लें क्वार्टर में। जैसे सुबह एक बार कर लिया, फिर बीच में आप ब्रेक ज़रूर लें, कंटिन्यू काम ना करें। जी। 5 मिनट अपने लिए निकालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जीवन है तभी आप आगे तरक्की भी करेंगे, जी। आगे काम भी कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज जी और एंटी क्लॉकवाइज हमें अपनी गर्दन को रोटेट करना है। इससे सर्वाइकल की दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी अगर आप रोज़ कर लें। जी, ये स्पेशली उन लोगों के लिए आपने बताया है जो चेयर पे बैठे हैं, Busy schedule 8-8 वाले। घंटे जो है वो काम कर रहे हैं जी, नॉन बिल्कुल। स्टॉप, और हम कह सकते हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क कर रहे जी। हैं, तो वो थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल कर ये कार्य कर ज़रूर सकते करें। हैं, और जी, उन्हें मुझे बिल्कुल। लगता है इससे बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल, इसमें ही आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, हाथ ऊपर ले जाएं, जी श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे जी और छोड़ते हुए पूरा आगे बेंड करना है हमें, जी इस तरीके से, और माथा ज़मीन पे लगा देना है हमें। ये एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। जी तो ऐसा 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, और ये छोटी छोटी क्रियाएं जो हम आपको बता पा रहे हैं, कम समय में हम जितना ज़्यादा हो सकता है उतना बताने की कोशिश करेंगे। जी ये ज़रूर करें। यदि हम देशराज जी आगे बढ़े आसन पर, जिस तरह से आप आसन की प्रक्रिया अब हमें बताने वाले हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे आसन हम कर सकते हैं सुखासन वज्रासन के बाद आगे बढ़ सकते हैं जी। जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। जो स्टेप अप करना चाहता है योगा में, जी। बेसिक्स आपने अपनाने शुरू कर दिए, अब हम चाहते हैं कि कुछ नया करें, कुछ ज़्यादा करें। जी उसके लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही यूज़फुल आसन जो मैं बताऊंगा जी। वो है पश्चिमोत्तानासन। जी इसी पोजीशन से हम अपनी लेग्स को अनफोल्ड करेंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे। जी ये है हमारी स्टार्ट पोजीशन। जी हाथ ज़मीन पर आगे की तरफ, जब हम रिलैक्स में होंगे तो हाथ पीछे की तरफ हो जाएंगे। जी ठीक है, अब हम स्टार्ट पोजीशन और पश्चिमोत्तानासन शुरू करेंगे। जी। पश्चिमोत्तानासन में श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं, इस तरीके से पूरी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संतुलन। जल्दबाजी में कोई आसन ना करें, जी। उससे आपको दर्द हो सकती है, नस खिंच सकती है, बहुत सारी समस्याओं का आपको जी। सामना करना पड़ सकता है। हमें अब आगे लाभ जाएंगे, नहीं मिलेगा और नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल अपने, अब जिस तरीके से भूपेंद्र देव जी ने किया वो है इसका एडवांस वर्जन। जी सब लोग इतना नहीं कर सकते। कोहनियाँ ज़मीन पर है, देखिए आप, जी। पाँव पूरे इंटरलॉक्ड हैं, नाक ज़मीन पर है और पीठ बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर से। तो ये है एडवांस। जो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, जितना होता है उतना करें, वहाँ पर होल्ड करें, वहीं रुक जाएं, जी। अपने आप को फोर्स ना करें। हम धीरे धीरे, जिस तरह से धीरे-धीरे। आपने कहा है कि धीरे धीरे जो है यदि हम रोज करते जाते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ जी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था पश्चिमोत्तानासन। जी। अब ये फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन आ जाता है, जो कि एक अच्छा आसन है, मीडियोकर आसन में आ जाता है। जो स्टेप अप करना चाहते हैं इससे शुरुआत कर लें। जी अब भूपेंद्र शर्मा जी वापस आएंगे, और वापस भी झटके में नहीं आना है कि अब हो गया आसन तो एकदम छोड़ के खत्म कर दें। जी। योग एक कला है और इसको बिल्कुल पानी की तरह बहना है आपको। जी। इस तरीके से योगासन आपके करने हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट आसन, क्योंकि जी। जब भी हम कोई फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं उसका काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। जी अदरवाइज आपको बैक पेन का सामना करना पड़ सकता है। जब हम आगे झुक रहे हैं हमें पीछे झुकना भी ज़रूरी है। जी इसके लिए हम करेंगे इसका विपरीत आसन, भुजंगासन। जी
यदि हम लाभ की बात करें साथ ही साथ, तो इससे हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं? दोनों ही आसनों को मैं जानना चाहूँगी, चाहे आपने पश्चिमोत्तानासन की बात करें या फिर हम जो अब अगला आसन भुजंगासन। बताने वाले हैं जी, बिल्कुल। भुजंगासन की। पश्चिमोत्तानासन में सबसे पहले जो स्ट्रेच पड़ता है आपकी थाइस पे, जी तो आपको थाइस को सबसे ज़्यादा लाभ। उसके बाद जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए ये आसन रामबाण है। जी पश्चिमोत्तानासन रोज सुबह उठ के करेंगे, उनको हाइट बढ़ने में उनकी मदद होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके विपरीत आसन की बात करें, भुजंगासन, उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग में मदद मिली थी, तो पीठ के लिए बहुत लाभदायक। जी अब इसका विपरीत आसन है भुजंगासन। जी। भुजंग हम सांप को बोलते हैं, तो जी। जिस तरीके से सांप ऐसे अपने आप को फ्लेक्स करता है, जी। उस तरीके से हम देखिए भुजंगासन में हम किस तरीके से अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमने फॉरवर्ड बेंडिंग से अपनी पीठ को एक आगे की तरफ एक प्रेशर डाला है, वो हम रिलीज करके अब बैकवर्ड की तरफ कर रहे हैं, सो दैट काउंटर हो सके और न्यूट्रलाइज हो सके चीज़ें। जी इससे लाभ क्या है? इससे सबसे पहले बात, हमारे पेट, आप देखिए पेट पे स्ट्रेच पड़ रहा है, जी। तो हमारा पेट बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे आपके पेट स्ट्रेच रहेगा, आपका पेट। जी दूसरा, आपकी गर्दन, आपकी बैक जी फ्लेक्सिबल रहेगी। ये कुछ लाभ हैं इस आसन के। जी। और इस आसन में झटका आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो कर पाएगा, जो नहीं है थोड़ा ही उठ पाएगा ज़मीन से, तो आपने उतना ही उठ के उसको छोड़ देना है। जी। यदि हम समय सीमा की बात करें कि हमें एक पोजीशन में कितनी देर रहना है, तो वो क्या रहनी चाहिए? 30 सेकंड से आप शुरुआत करें, जी क्योंकि ये बेसिक आसन है, आप 30 सेकंड कर सकते हैं। जी बढ़ते बढ़ते आप 2 मिनट तक जा सकते हैं। जी अगर आपको दर्द महसूस हो, इमीडिएटली आपने उसको छोड़ देना है आराम से, जी। और आपने रेस्ट पोजीशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मकरासन, सुप्त मकरासन। जी। जैसे मगरमच्छ सोता है वैसे आप ऐसे रेस्ट करें। जब आपको लगता है हाँ मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूँ, फिर आप शुरुआत करें। जी। आपने रेस्ट की बात की दिशराज जी, तो ये ज़रूर जानना चाहेंगी कि क्या रेस्ट का भी, योग के मध्य में जो हम आसन करते हैं उसमें रेस्ट का भी कोई महत्व रहता है कि हम थोड़ा सा ब्रेक दें, हम अपनी बॉडी को ज़्यादा थकाएं नहीं? जी, ये बिल्कुल। कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप योग करने बैठते हैं तो आपका एक टारगेट होता है कि मुझे आधा घंटा करना है, कोई एक घंटा। और योगी जीवन में तो योगी लोग 3-3 घंटे भी योगा करते हैं कंटिन्यू। जी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीच में हर आसन के बाद कम से कम 30 सेकंड का रेस्ट ज़रूर लें, और उसके बाद ही अपने अगले आसन पे प्रस्थान करें। जी। ये जो रेस्ट की स्थितियां रहती हैं, ये किस तरह से हो सकती है? यदि आप हमें कोई एक स्थिति बताएं जिसमें जो व्यक्ति है वो रिलैक्स कर सके, जी। या जिस तरह से हम देखते हैं कोई ऑफिस से आया है वो रिलैक्स होना चाहे, तो मुझे लगता है ये स्थितियां बहुत लाभकारी हो सकती है जी, उनके लिए। बिल्कुल। जी। एक तो हमने अभी मकरासन की बात करी, जी। जिस तरीके से। दूसरा, आप शवासन कर सकते हैं। जी। ठीक है। शवासन के लिए आपको पीठ के बल लेटना है। जी ठीक है। और जैसे एक मृत शरीर होता है जिसमें श्वास की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी, जी वो हम कब करते हैं? जब हमारे सर में दर्द हो रहा हो, या आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप शवासन करिए। जी। उससे आपको नींद बहुत गहरी आएगी। आपको सोना है और कुछ नहीं करना है इसमें। हथेलियाँ आसमान की तरफ रहेंगी, अपने शरीर को पूरा शिथिल छोड़ देना है आपने। ये एक रेस्ट पोजीशन है। दूसरा, बहुत सारी रेस्ट पोजीशन है। अगर आप खड़े हो जाएंगे, अब हम खड़े हो जाते हैं, जैसे जी। खड़े होने वाले आसन कर रहे हैं, जी। उसमें रेस्ट पोजीशंस अलग रहेंगी। उसमें हम फॉरवर्ड बेंड करके अपने हाथ को ऐसे झुलाएंगे, जो कि आपको हमारे डेमोन्स्ट्रेटर आपको करके भी दिखाएंगे। जी। और फिर हम खड़े होके कुछ आसन कवर कर लेंगे, कि खड़े होके अभी हमने बैठने वाले 2-3 जी। आसन हमने कवर कर लिए हैं, है ना। वैसे ही हम कुछ खड़े होने वाले भी कर लेंगे, और उनके फायदे नुकसान भी जी। डिस्कस कर लेंगे। जी देसराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम किस तरह से खड़े होकर भी आसन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शारीरिक संतुलन के साथ मानसिक संतुलन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जी, इसके बिल्कुल। लिए हमें खड़े होकर भी कुछ आसन कर सकते हैं हम। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे, कौन सा पहला आसन हमें बताने वाले हैं? बिल्कुल। तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है लाइफ में। कॉन्टिन्यू चलना है। अब पहाड़ियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि हम तो हमारे तो रास्ते भी खतरनाक होते हैं, तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरत है, राइट। तो बैलेंस के लिए हम करते हैं ताड़ासन। जी और ताड़ासन के बहुत फ़ायदे हैं। ताड़ासन करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ ऐसे जोड़कर स्ट्रेच करेंगे, जी और अपने पंजों पर आ जाएंगे, और एक पॉइंट पर आपको फोकस करना है। ये चीज़ है जो हम मिस आउट कर जाते हैं। हमें फिजिकली पोजीशन पता है, लेकिन हमें मेंटली पता नहीं कि हमें क्या करना है। जी इस आसन के दौरान आपको कोई एक पॉइंट निर्धारित करना है, और उस पे ही फोकस करना है। जी। और इस आसन में जितनी देर हो सके आप रहने की कोशिश करें। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट बढ़ाने के लिए भी, तो मानसिक संतुलन के लिए भी, और फिजिकल संतुलन के लिए भी। जी।
वरना आप आज देखते हैं बच्चों को चक्कर आ जाते हैं स्कूल में जी क्योंकि उनको आदत नहीं है खड़े होने की। तो इस तरीके के आसन से हम लोग उनको स्ट्रांग बना सकते हैं। जी, उनमें जो है एक मानसिक संतुलन उनका जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके साथ हम वृक्षासन कर सकते हैं जी इन पैरेलल। तो वृक्षासन में भी हम एक टांग पर खड़े होकर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जी, ये भी मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। और बच्चे इसको एज अ फन एक्टिविटी भी लेते हैं, कौन ज़्यादा टाइम तक, तो वो अच्छी बात है। इस तरीके से अगर बच्चे योग को एज अ मनोरंजन ले, योग किसी भी अवस्था के लिए है। योग सिर्फ इसलिए नहीं है कि अब हमारी उम्र ढल रही है तो अब हम योग की तरफ जाएं, नहीं। योग जितना ज़रूरी वृद्धावस्था के लिए है उतना ही ज़रूरी बचपन के लिए भी है। जी, यदि हम ऐसे लोगों की बात करें कि कौन योग ना करें, तो क्या ऐसे भी लोग इसमें शामिल होते हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि आप योग ना करें? योग ना करें कहना सही नहीं होगा, लेकिन आसन ना करें, फिजिकली अपने आप को टॉर्चर ना करें। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उसको करने का फ़ायदा कोई नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। अब जैसे हमने ये आसन कर लिया और आप खड़े होकर रिलैक्स पोजीशन में जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉरवर्ड बेंड करना है और अपने हाथों को ऐसे झुलाना है। बस वो हमारी रेस्ट पोजीशन हो जाएगी खड़े होते वक्त, जैसे आपको करके दिखाएंगे भूपेंद्र देव जी। तो इसमें हमें ये करना है कि योग वो ना करें जिन्हें डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। तो हमें योग के साथ साथ हमें आधुनिक जो हमारी चिकित्सा है उसको भी साथ लेके चलना है। हम उससे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डॉक्टर ने आपको मना करी है तो आप ये मत करिए कि कोई बात नहीं मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा या कर लूँगी। जी देशराज जी, जिस तरह से आपने अभी तक हमें आसन बताए, जो हमारा क्रम चल रहा है वो उनके लिए हैं जो बिगनर्स हैं, जो चाहते हैं कि वो योग से जुड़े। जी। अब हम उन लोगों के बारे में भी बात करना चाहेंगे जो लोग इससे जुड़े हैं और चाहते हैं कि अब वो अगले स्टेप पर पहुंचे, कुछ एक ऐसी क्रियाएं करें जो उन्हें और अधिक लाभ दे सके। तो ऐसे कौन कौन से आसन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अपने इस सेशन के शुरुआत में बताया कि योग एक समंदर है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जिन्हें ये लगता है कि हम लोग जो अभी तक बताया वो तो हम करते आ रहे हैं अपनी दिनचर्या में, और ये चीज़ हम लोग रोज़ करते हैं, तो हमें अब इससे एडवांस जाना है, स्टेप अप भी कर चुके हैं, अब और एडवांस जाना है। उनके लिए कुछ एडवांस आसन हम बताते हैं जो वो अपने जीवन काल में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ वही लोग करें जो कंफर्टेबल फील करें ये करने में, और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करें। तो एक आसन आ जाता है चक्रासन, जो कि अपने शरीर को चक्र के आकार में ढालना, उसे हम चक्रासन कहते हैं। इसे हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर करने से हमें इसमें बैलेंस, बैक हमारी स्ट्रांग होती है, और बहुत ज़्यादा हमें इसमें मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अपने शरीर को इस तरीके से फ्लेक्स कर रहे हैं कि उसके बाद आपको ये प्रेशर देना भी शुरू कर देगा थोड़ी देर में, 30 सेकंड जब आप इस पर रुकेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चक्र के रूप में अपने आप को ढाल दिया है। खड़े होकर बिगिनर्स बिल्कुल ना करें, जो पहली बार चक्रासन कर रहा है वो खड़े होकर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आप गिर सकते हैं, आपके सिर में चोट लग सकती है। आप हमेशा चक्रासन को खड़े होकर स्टार्ट ना करें, लेट के हम आपको करके दिखाते हैं कि चक्रासन को लेट कर कैसे किया जा सकता है। ये खड़े होकर था, लेट कर आपको इस तरीके से लेट कर अब आपको उठाना है, इसमें गिरने का कोई खतरा नहीं है, धीरे धीरे करें। और जैसे कि 30 सेकंड मैंने बताया, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 10 सेकंड आपसे टिका जा रहा है, 10 सेकंड टिकिए, जोर ज़बरदस्ती। जी देशराज जी, क्या आप विशेष टिप्स देना चाहेंगे एक संदेश के रूप में हमारे दर्शकों को? जी, संदेश, योग अपने आप में एक संदेश है, और योग अपने आप में एक दिनचर्या का हिस्सा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि योग की उत्पत्ति भारत से ही हुई है और हम भारतवासी हैं, आज की डेट में मैं देखता हूँ योग से ज़्यादा, योग का जो ज़्यादा प्रचलन है वो भारत से ज़्यादा बाहर देशों में ज़्यादा है। अंग्रेज़ ज़्यादा अपना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हम आम लोग, भारत के लोग। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि योग को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सरकार को भी योग एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसे कंपलसरी किया जाए, और हमें योग को एज अ मज़ा लेना चाहिए, एज अ सज़ा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी भी उम्र के। जी देशराज जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम भूपेंद्र जी का भी धन्यवाद करने चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस प्रक्रिया से अवगत कराया। आज कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। धन्यवाद।